नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार होगा। और क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा है, जिसमें कि जर्मनी का एकीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। इटली का एकीकरण पढ़ चुके थे। जो बच्चे नहीं पढ़े वो जाके पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी मध्यकाल में सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक समृद्ध अवस्था में रहा। जो जर्मनी है वो मध्यकाल मतलब आधुनिक काल, और अभी क्या सॉरी अभी आधुनिक काल चल रहा है। पहले प्राचीन काल चल रहा था, ये मध्यकाल की बात होता है। मध्यकाल में सरलमा एक किसी व्यक्ति का नाम होगा। सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक समृद्ध अवस्था में रहा। यानी जर्मनी जो है, जर्मनी पर सरलमा का अधिकार था लंबे समय तक। फिर आधुनिक युग में जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्य में बट गया था। जो आधुनिक युग है उसमें जर्मनी है वो 300 छोटे छोटे राज्य में बटे हैं। देखिए, भारत में कुल 28 राज्य है, और पिछले वीडियो में देखे थे इटली का एकीकरण में, तो इटली 10 राज्यों में बटा था, जिसका एकीकरण हो चुका है। जर्मनी 300 राज्यों में बटा है। सोचिए कैसे एकीकरण होगा उसका। अब देखते हैं कौन करता है एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण में बाधक तत्व। जर्मनी का एकीकरण में जो बाधा बना था, कौन कौन सी ऐसी चीजें थे, कौन कौन से ऐसे तत्व थे जो जर्मनी के एकीकरण में बाधा बना हुआ था। तो कौन कौन थे? पहला था, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। जो जर्मनी था वो 300 छोटे छोटे राज्य में था। इसका एकीकरण कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी बाधा था। फिर क्या है, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट तथा दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य था। जो उत्तरी जर्मनी है उसमें प्रोटेस्ट का अधिकार था, और दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक का अधिकार था। अब बोलोगे प्रोटेस्ट और कैथोलिक क्या है, तो देखिए, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जाति होते हैं, वैसे ही कैथोलिक और प्रोटेस्ट ईसाई धर्म की जातियां हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। तो जो प्रोटेस्ट है वो जर्मनी के उत्तरी में सबसे अधिक था, लेकिन कैथोलिक जाति के लोग वो जर्मनी के दक्षिण में अधिक था। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरी। तो जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। जो जर्मनी में थी वो राजनीतिक, यानी बड़े जाति के लोग ही राजनीति में जाते थे, बड़े जाति के लोग ही नेता बनते थे। फिर क्या, समाज यहाँ पे लिखा है ना, समाज में प्रोटेस्ट। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट का अधिकार था, यानी समाज। उत्तरी जर्मनी में किसका समाज सबसे अधिक था, तो प्रोटेस्ट का, और दक्षिण में कैथोलिक समाज सबसे अधिक था। धार्मिक, धर्म के आधार पर भी विषमता पाया जा रहा था, प्रोटेस्ट और कैथोलिक, जैसे देख सकते हैं। आगे है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में जो था वो राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोग जर्मनी को अपना देश नहीं मानते थे। एक क्षेत्र अब ले लिए थे। उत्तरी जर्मनी को प्रोटेस्ट लोग मान रहे हैं और दक्षिण जर्मनी को कैथोलिक लोग मान रहे हैं। जर्मनी को अपना देश मान ही नहीं रहे, उसको बांट दिया। 300 छोटे छोटे राज्य में सब अपने अपने राज्य को प्रेम करते थे, जर्मनी जानते ही नहीं थे। फिर जर्मनी की एकीकरण का सहायक तत्व। पहले देखे थे बाधक तत्व क्या है, अब देखते हैं सहायक तत्व क्या है। जर्मनी की एकीकरण में कौन कौन से ऐसे तत्व है जो सहायता किए थे जर्मनी के एकीकरण में। तो सबसे पहले है कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किया। ये पेन नहीं चल रहा। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किया। देखिए, हम बता चुके हैं कि जो नेपोलियन है इसका फ्रांस का एक शासक था, और इसका जो फ्रांस का राजा बना था 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक ये फ्रांस का राजा बना रहा। तो 1806 ईस्वी में ये जर्मनी में जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किया था, जिसके कारण कि जर्मनी का एकीकरण होने का ये सहायक तत्व है, सहायता हुआ। फिर 1834 में व्यापारियों द्वारा, किसके द्वारा, व्यापारी के द्वारा जालबेरी नामक आर्थिक संघ का गठन किया। जो व्यापारी जो लोग थे, व्यापारी किसे कहते हैं भाई, बिजनेसमैन बोल सकते हैं। जो लोग थे वो जालबेरी नामक एक संस्था का गठन किया, जिसमें कि सभी व्यापारी एक हो गए थे, और मतलब मानिए कि तो ये सब में राष्ट्रवाद की भावना आ गए थे व्यापारी लोग में। फिर जर्मनी में बुद्धिजीवी मतलब होता है जिसका दिमाग बहुत तेज होता है। बुद्धिजीवी और किसान
जो खेती करते हैं, कलाकार जैसे हीगेल कांट। क्या देखिए इसमें कुछ दार्शनिक का नाम दिया गया है। पहला है हीगेल कांट, दूसरा है हमबोल्ट, तीसरा है अंडर्ट, चौथा है जेकब, पांचवा है ग्रीम। एक जैसे दार्शनिक आदि जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी ये जो लोग थे, दार्शनिक जो लोग थे, ये लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना प्रकट करने में सहायता की। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन सा साहित्य और हो रहे हैं। चलिए अगला है जर्मनी का एकीकरण के साहित्य तत्व। चौथा है, चौथा क्या है तो शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा ब्रूसेनसेफ्ट नामक संस्था की स्थापना की। जो शिक्षक और विद्यार्थी है उसके द्वारा एक संस्था का स्थापना किया गया। उस संस्था का नाम क्या है तो ब्रूसेनसेफ्ट। उस संस्था का नाम है ब्रूसेनसेफ्ट, याद रखिएगा, उस संस्था का नाम है ब्रूसेनसेफ्ट। इसकी स्थापना किया गया किसके द्वारा, शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा। फिर पांचवा की बाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। देखिए एक राज्य है, जर्मनी का 300 राज्य, इसमें से एक राज्य का जो विश्वविद्यालय है येना विश्वविद्यालय, नाम याद रखिएगा येना विश्वविद्यालय। किसका, बाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब पूरा देश में आंदोलन होता था, उसका जो केंद्र है वो यही है, येना विश्वविद्यालय ही उसका केंद्र है, यहीं से आंदोलन शुरू होता था। फिर क्या है छठा तो मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई। जो मेटरनिख द्वारा जो दमनकारी एक व्यवस्था कानून बनाया था, उस कानून का नाम था कासवाद के आदेश, जिसके कारण लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगा, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ने लगा था। ठीक है, फिर आप बात करते हैं एक राजा का, तो जर्मनी का एक राजा की बात करते हैं। उस राजा का नाम क्या है तो फ्रेडरिक विलियम। क्या नाम है, फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम कौन था तो पर्सा सबसे शक्तिशाली राज था। आप बोलोगे जर्मनी में पर्सा कहाँ चलाया, तो भाई पर्सा बोले या जर्मनी बोले, अगर आपको कहीं पर्सा लिखा हो या फिर जर्मनी लिखा हो तो आप दोनों को एक ही मानिएगा, ये दो नहीं दोनों एक ही है, ये दो नहीं दोनों एक ही नाम है। ठीक है, पर्सा बोलो या फिर जर्मनी बोलो। जिसे को अपने भारत को क्या बोल सकते हैं, भारत को भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, आर्यभट्ट भी बोलते हैं, वैसे ही जर्मनी को पर्सा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें घबराना नहीं। तो पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था, यानी जो जर्मनी था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था। पर्सा का शासक यानी पर्सा का राजा फ्रेडरिक विलियम था। पर्सा का राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम। पर्सा का राजा फ्रेडरिक विलियम था। फ्रेडरिक विलियम एक निरंकुश तथा रूढ़िवादी शासक था। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो फ्रेडरिक विलियम है वो कैसा शासक है, तो बोलिएगा निरंकुश शासक। निरंकुश किसे कहते हैं, जो जनता पे अत्याचार करता है उसे निरंकुश कहते हैं। ठीक है, और रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराना विचार के आदमी थे। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराना विचार का। तो ये फ्रेडरिक विलियम है, ये रूढ़िवादी व्यक्ति था, यानी राजतंत्र ये चाहता था। ठीक है, फिर 1848 में फ्रैंकफर्ट में 1848 में फ्रैंकफर्ट में फ्रेडरिक विलियम को जर्मन राज्य का नेतृत्व 1848 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1848 में। एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1848 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसमें फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी राज्य का नेतृत्व एवं एकीकरण करने को कहा। ये फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी का एकीकरण करने को कहा, लेकिन जो जर्मनी का एकीकरण को कहा, लेकिन उसने लोकतांत्रिक वैधानिक राजस्व के शासन सिद्धांत को अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने एकीकरण करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। क्योंकि फ्रेडरिक विलियम जो ऑस्ट्रियाई, इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रियाई संघर्ष से फ्रेडरिक विलियम बचना चाहता था, इसलिए एकीकरण करने से मना कर दिया जर्मनी का। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। कल हम बताने वाले हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो किस व्यक्ति किया, बिस्मार्क किया था और विलियम किया था। विलियम प्रथम और बिस्मार्क ने किया था। कैसे किया था वो कल की वीडियो में जानेंगे। आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।